भारतीय इतिहास में आप जानते हैं कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तो आज हम एक ऐसी ही दर्दनाक लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को समझने जा रहे हैं। एक ऐसी घटना जिसने भारत की आज़ादी की लड़ाई की दिशा ही बदल कर रख दी, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए थोड़ा सा समय में पीछे चलते हैं। साल था 1919। भारत पर ब्रिटिश हुकूमत थी और पूरे देश में आज़ादी की जो मांग थी वो लगातार जोर पकड़ रही थी। समझ सकते हैं कि माहौल में एक तरह का तनाव था, लेकिन साथ ही एक बदलाव की उम्मीद भी थी। अब इस बढ़ते हुए विरोध को कह सकते हैं कि कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार एक ऐसा कानून लेकर आई जिसने सच कहें तो आग में घी डालने का काम किया। तो इस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। और ये कोई मामूली कानून नहीं था, ये बेहद बेहद कठोर था। मतलब इसके तहत अंग्रेजी हुकूमत किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर बिना कोई मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर सकती थी। सोचिए जरा, ये तो सीधे सीधे जो बुनियादी नागरिक अधिकार होते हैं उनका हनन था। और जाहिर सी बात है, इस कानून के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा भड़क उठा। जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन होने लगे, लोग सड़कों पर उतर आए। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो अब धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। और फिर आई वो तारीख जो हमारे इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। और वो दिन था बैसाखी का, एक त्योहार का दिन। 13 अप्रैल 1919। ये वो दिन था जब पंजाब के अमृतसर शहर में हजारों की तादाद में लोग एक साथ जमा हुए थे। ये सब लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। अब देखिए, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उस भीड़ में आखिर कौन कौन लोग थे। हाँ, कुछ लोग जरूर रॉलेट एक्ट का शांति से विरोध करने आए थे, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में लोग तो बस अपने परिवार के साथ बैसाखी का त्योहार मनाने पहुंचे थे। इनमें औरतें थी, छोटे छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग थे। मतलब माहौल बिल्कुल शांतिपूर्ण था। लेकिन ये शांति जल्द ही एक भयानक शोर में बदलने वाली थी। और फिर तभी अचानक ब्रिटिश सेना का एक अफसर जिसका नाम था रेजिनाल्ड डायर, वो अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचा। अब उस जगह की बनावट को समझना होगा। स्थिति बहुत बहुत गंभीर थी। जलियांवाला बाग जो था वो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और बाहर निकलने के जो रास्ते थे वो बहुत ही ज्यादा संकरे थे। मतलब इतनी बड़ी भीड़ के लिए वहां से भाग पाना लगभग नामुमकिन था। वो लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। और फिर जनरल डायर ने बिना कोई वार्निंग दिए, बिना किसी चेतावनी के उस निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दे दिया। सोचिए, कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, सिर्फ और सिर्फ गोलियों की बौछार। इसके बाद जो कुछ भी हुआ वो भारतीय इतिहास का एक बहुत ही काला अध्याय बन गया। इस अंधाधुंध फायरिंग में सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। वैसे ब्रिटिश सरकार के जो आंकड़े थे वो तो मरने वालों की संख्या बहुत कम बताते थे, लेकिन असल में ये संख्या कहीं ज्यादा थी। शायद 1000 से भी ऊपर। और जितने लोग मारे गए उससे कई गुना ज्यादा हजारों लोग घायल हुए। बस सोचकर देखिए, हर तरफ चीख पुकार और दहशत का माहौल था। उस दिन की लाचारी की शायद सबसे दर्दनाक तस्वीर यही है। गोलियों से बचने की एक बेतहाशा कोशिश में न जाने कितने लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए बाग में बने एक कुएं में छलांग लगा दी। वो कुआं जिसे आज हम शहीदी कुआं कहते हैं, लाशों से भर गया था। इस नरसंहार ने एक तरफ तो ब्रिटिश हुकूमत का क्रूर चेहरा पूरी दुनिया के सामने ला दिया, लेकिन दूसरी तरफ इसने भारत की आज़ादी की जो लौ थी उसे और भी ज्यादा तेज कर दिया। तो हुआ ये कि इस घटना ने आज़ादी की लड़ाई को हमेशा के लिए बदल दिया। 1919 के बाद पूरे भारत में गुस्सा एक सैलाब की तरह उमड़ पड़ा। और जब जांच के लिए हंटर कमीशन बनी और उसने भी जनरल डायर पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं की, तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि ब्रिटिश राज में न्याय की उम्मीद करना बेकार है। और पता है, इसी घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की नींव रखी थी। अब आज़ादी की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। तो ये घटना हमें हमेशा याद दिलाती है कि भारत की आज़ादी जो हमें मिली है वो अनगिनत शहीदों की कुर्बानी से मिली है। ये सिर्फ कोई राजनीतिक जीत नहीं थी, नहीं, ये लाखों लोगों के बलिदान का नतीजा थी। तो आखिर में एक जरूरी सवाल उठता है, हम ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि इन शहीदों का बलिदान कभी भुलाया न जाए? शायद इसका जवाब इतिहास को सिर्फ पढ़ने में नहीं, बल्कि उसे याद रखने और उससे सीखने में ही छिपा है।